241 से। अब बिल्कुल चलते हैं इंडियन पॉलिटी में। क्वेश्चन नंबर 241। 241 कहता है, क्या कहता है? 241 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जाती है? याद रखेंगे, यदि किसी कारणवश आपको पुलिस पकड़ लेती है तो ऑलरेडी कोर्ट जानना चाहता है, अदालत यह जानना चाहती है कि तुम किस आधार पर इसको अरेस्ट किया है। यदि अरेस्टिंग गलत है तो तुरंत बेल दे दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी यदि कोई व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता हनन होता है तो याचिका दायर कर सकता है। वो याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोर्ट यह कहती है पुलिस को कि इस बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया जाए ताकि मैं जान सकूं कि किस आधार पर तुम इसे अरेस्ट किया है और किस आधार पर तुम बंदी बनाया है। बगैर बगैर कोर्ट की अनुमति का किसी को बंदी नहीं रखा जा सकता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी किसी की हिरासत की वैधता की जांच के लिए, अरेस्टिंग का सत्यापन के लिए, उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए जो रीट याचिका दायर की जाती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, याद रखना है। उसी में परम आदेश है। परम आदेश के तहत कोर्ट यह जानना चाहती है, कोर्ट आदेश देती है सरकारी कर्मचारियों के कि तुम जन कल्याण के लिए अपना कर्तव्य सही ढंग से निर्वहन करो। इसी को मैंडेमस बोला जाता है, याद रखेंगे। अधिकार परीक्षा के तहत यह जानना चाहती है कोर्ट कि किसी पद पर तुम किस आधार से इस पद का धारण किया है, तुम्हारा हैसियत क्या है, तुम इस पद पर कैसे आया है या किस तरह से इस पद की प्राप्ति किया है। और उत्प्रेषण का मतलब होता है कि निचले न्यायालय से किसी फाइल को, किसी केस को, किसी वाद को अपने यहां मंगवाना और निर्देश देना कि यह तुम्हारे अधिकार की चीज नहीं है, कृपया फाइल ऊपर भेज दो। तो उत्प्रेषण है, याद रखिएगा। और एक होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध में कहा जाता है निचले न्यायालय को कि ऑलरेडी जो आप काम कर रहा है किसी फाइल से संबंधित, उस काम को वहीं पे रख दो क्योंकि यह तेरे अधिकार की बात नहीं। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है, उस फाइल को अपने पास मंगा लेता है। इस तरह से 5 रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है, ध्यान में रखेंगे। तो यहां क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 242। 242 कहता है किस बाद में संसद का मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? याद रखना है। इसमें 4 वाद है, ध्यान से पढ़ेंगे। केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद और सज्जन कुमार वाद। तो ये 4 वाद क्या है, ये 4 केस है। और ये केस स्टडी के बारे में आपको ये जानकारी चाह रहा है कि आपको ये सब पता है कि नहीं, आप जागरूक हैं कि नहीं कि
कि सिर्फ खाली खाकर सोते हैं? और यदि पढ़ते हैं तो इन सारी चीजों को आप पढ़ते हैं कि नहीं, ये जानना चाहती आयोग आपसे। तो ध्यान रखिएगा, किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, ध्यान रखेंगे। देखिए, गोलकनाथ पंजाब था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का अधिकार किसी को नहीं है। मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इसी आदेश को वो पुनः बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट इसी आदेश को पुनः बदल दिया, पलट दिया। और केशवानंद भारती बाद में कहती है 1973 में, क्या कहती है, 1973 में कहती है कि संसद को किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन मूल ढांचा संविधान का बना रहे। मूल ढांचा में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। तब मूल ढांचा का मतलब क्या? मूल ढांचा का मतलब धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जन कल्याण। तो ये सारे जो मूल विशेषता है उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। किस बाद में कहा गया था? केशवानंद बाद में कहा गया था। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में दिया गया? केशवानंद बाद में दिया गया। और किस में नहीं दिया गया था? गोलकनाथ बाद में दिया गया था, नहीं दिया गया था, याद रखेंगे। तो दो गोलकनाथ बाद कब हुआ था? ऑलरेडी ये जो हुआ था आपको 1967 में, याद रखेंगे। और गोलकनाथ बाद कब हुआ? 1973, ये ध्यान में रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, याद रखिएगा। इसी में स्पष्ट कहा गया कि मौलिक अधिकारों में सरकार संशोधन कर सकती है, संसद संशोधन करेगी, लेकिन संविधान का मूल ढांचा से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और ये बार बार पूछा गया सवाल है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस चीज को आप दोनों बात को समझ गए। एक और बात समझ लीजिए, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी बाद क्या था। देखिए, इसमें क्या हुआ था? राजनारायण कौन? इंदिरा गांधी तो आप जानते हैं भारत की प्रधानमंत्री रही है। ये राजनारायण कौन था? तो ये राजनारायण लोहिया, राम मनोहर लोहिया के पार्टी था, समाजवादी पार्टी। और उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ बरेली में चुनाव लड़ रहा था। ये कब की बात है? तो ये बात ऑलरेडी 75 के आसपास की है। तो चुनाव जो लड़ रहा था, तो उसमें हुआ क्या? उसमें यह हुआ, क्या हुआ? उसमें हुआ कि इंदिरा गांधी तो जीत गई और राजनारायण हार गया, लेकिन यह हार स्वीकार नहीं किया राजनारायण। राजनारायण चला गया कोर्ट। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव निष्पक्ष नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। इंदिरा गांधी को सरकारी पदाधिकारियों से मदद मिला है, इसने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव खर्चा जो होना चाहिए था 35,000 रुपया उस समय, उससे अधिक खर्चा किया है। आज तो 95 लाख रुपया है संसद खर्च, संसदीय चुनाव में खर्चा का सीमा। उस समय 35,000 था और वो 35,000 से ज्यादा खर्च कर दी थी, और वो पता चल गया था। तो इन सभी चीजों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। अब इंदिरा गांधी का दिमाग गर्म हो गया, बोली हम नहीं तो कोई नहीं। वो सीधे इमरजेंसी लगा दी 25 जून 1975 को, और लगभग 18 महीना ये
इमरजेंसी रहा और उसमें क्या हुआ कि सारे के अधिकार को कुचल दिया गया, सारी सरकार को पावर छीन ली गई, मनमाना काम किया, असंवैधानिक काम किया। इसीलिए 1975 के आपातकाल को ऑलरेडी लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से दाग और धब्बा कहा जाता है। 1977 में चुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी जीती और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन सरकार नहीं चला, जैसे तैसे 2 साल सरकार चला, 80 में सरकार गिर गया। 80 में पुनः इंदिरा गांधी 2/3 बहुमत से आई और लेकिन अगला टेन्योर अपना पूरा नहीं कर सकी क्योंकि 1984 में उसकी हत्या हो गई। तो राजनारायण बाद आप समझ गए हैं क्या है। सज्जन कुमार का संबंध 1984 सिख दंगा से है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार 242 का उत्तर क्या हो गया? ए। 242 का उत्तर क्या हो गया? ए, याद रखिएगा। चलो 243 चलते हैं। 243 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किन अनुच्छेदों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों पर वरीयता दिया गया है? किन अधिकारों पर वरीयता दी गई है? नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किन अनुच्छेद को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को वरीयता दिया गया है? याद रखिएगा, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। कहा जाता है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में कौन महत्वपूर्ण है, तुलना किया जाता है। इसी तुलना को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि उसमें 39 जो है, अनुच्छेद 39, जिसमें लोगों के आजीविका देने की बात की गई है, भौतिक संसाधन से लोगों के हित हो, इस पर जोर दिया गया है। समान काम समान वेतन की बात की गई है। तो आर्टिकल 39 ख और ग को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि यह मौलिक अधिकारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को आजीविका मिले, लोगों को समान और निःशुल्क न्याय मिले, भौतिक संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार हो, न कि अंबानी और अडानी का सिर्फ अधिकार हो। तो ये जो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकारों पर भारी है, याद रखिएगा। 39 ख ग ध्यान में रखेंगे, बी और सी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 243 का डी, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 244 क्या कहता है? 244 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में किसने कहा है कि यदि सरकार इन तत्वों की अवहेलना करेगी तो सरकार का निर्वाचन के समय अवहेलना के कारण का उत्तर देना होगा। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व यह कहता है कि सरकार को नियम बनाते समय, नीति निर्माण करते समय लोगों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए और यदि कोई सरकार हित का ध्यान नहीं रखती है तो आगे आने वाले चुनाव में सरकार को जनता को जवाब देना होगा। यानी डीपीएसपी को लेकर काम करे चाहे नहीं सरकार, लेकिन उसको जवाब देना होगा। कब? जब चुनाव में जाएगा तब जनता का जवाब देना होगा।
जनता प्रश्न पूछेगी तो हमारे लिए क्या किया? पंचायत का गठन किया, निःशुल्क न्याय प्रदान किया, हमारा कल्याण किया, हमारे लिए आजीविका का, रोजगार का प्रतिबंध किया, महिलाओं को सहायता प्रदान किया, उद्योग कारखाना लगाया, हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया। SC ST कल्याण के लिए तुमने क्या किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए तुमने क्या किया? जो धरोहर है उसके संरक्षण के लिए तुमने क्या किया? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। कब? यदि कोई सरकार काम नहीं करेगी तब। इसलिए कहा जाता है सरकार के लिए आईना कौन सा भाग है? तो भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। उसमें बार बार सरकार यह देखती है कि संविधान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों के प्रति नीति का निर्माण करती है। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये किसने कहा था? ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि नीति निर्देशक तत्व को सरकार अवहेलना करेगी तो सरकार को इलेक्शन के समय अवहेलना के कारण का उत्तर देना होगा कि हमने क्यों नहीं फॉलो किया नीति निर्देशक तत्व, जिससे जन कल्याण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया, BR अम्बेडकर ने बोला है। 244 क्लियर। आर्टिकल 245 कहता है, क्या कहता है? 245 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आप जानते हो कि संसद का 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यसभा में जो भी सदस्य जाता है वो राज्यों के विधानसभा के विधायक द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना? 16, यानी 16 राज्यसभा MP बनकर जाएगा बिहार से। तो कैसे? तो 243 विधानसभा सदस्य है, 16 से भाग दे दीजिए तो 15 विधायक पड़ेगा, यानी एक राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए 15 विधायक को वोट चाहिए। यदि लालू यादव के पास 75 विधायक है तो 5 गो राज्यसभा सांसद बनाने की क्षमता रखता है। यदि JDU के पास 50 विधायक है तो 3 राज्यसभा सांसद बनाने का क्षमता रखता है। यदि मान लिया कि लोजप्पा के पास 15 विधायक है तो 1 राज्यसभा सदस्य भेज सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो विधानसभा के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखिएगा। इसमें ये लोग प्रत्यक्ष भाग लेता है लेकिन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य में राज्यसभा के लिए कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो झारखंड से कितना? 6 राज्यसभा। छत्तीसगढ़ से कितना? 6। जम्मू कश्मीर से कितना? 4। हिमाचल प्रदेश से कितना? 3। तो सबसे कम कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड से 3-3 राज्यसभा सांसद बनेगा। 3-3 राज्यसभा सांसद बनेगा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र से कितना? 19 राज्यसभा सांसद जाएगा। तमिलनाडु से कितना? 18। कर्नाटक से कितना? 12। राजस्थान से कितना? 10।
पंजाब से कितना 7, तेलंगाना से कितना 7, छत्तीसगढ़ से कितना 5, केरल से कितना 9, मध्य प्रदेश से कितना, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये तीनों से 11-11 राज्यसभा सदस्य जाएगा। जबकि सर्वाधिक कहा उत्तर प्रदेश 31। पूछेगा कि किस राज्य से सर्वाधिक राज्यसभा सीट जाता है, तो उत्तर प्रदेश। कितना 31, कितना 31। फिर ध्यान दीजिएगा बिहार से कितना, तो 40, सॉरी 16, बिहार से कितना 16, झारखंड से कितना 6, हमारा पड़ोसी राज्य है ये, याद रखिएगा। तब पड़ोसी राज्यों को ध्यान में रखिए। वेस्ट बंगाल से कितना, तो 6, सॉरी वेस्ट बंगाल से कितना, तो 16, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल से कितना 16, ये ध्यान में रखना है। तो वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों 16 राज्यसभा सीट है दोनों के पास, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे करता है, क्वेश्चन करता है कि बिहार जैसा राज्यसभा सीट, बिहार जितना राज्यसभा सीट किस राज्य का है, तो वेस्ट बंगाल का। तो इसी तरह से दो राज्यों समान सीट वाला होता है तो उसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर ध्यान दे दीजिए। झारखंड में कितना 6, छत्तीसगढ़ में कितना 6, जम्मू कश्मीर में कितना 4, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में कितना 3 सीट राज्यसभा सीट, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कितना 19, तमिलनाडु में कितना 18, कर्नाटक में कितना 12, राजस्थान में कितना 10, पंजाब और तेलंगाना में कितना 7, हरियाणा में कितना 5, केरल में कितना 9, बिहार और वेस्ट बंगाल में कितना 16, यूपी में कितना 31, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तीनों का सीट 11 है, याद रखिएगा, राज्यसभा सीट। और इसमें से एक पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। टोटल हमने डिस्कस कर दिया है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आवाज पहुंच रही है लोगों तक? जी सर। यस सर। ओके, अगला सवाल है, अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस कथन में एक ही सही है, 3 गलत है। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा कब? जब आप जानिएगा धन विधेयक के बारे में, तब आप धन विधेयक के बारे में जानेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में है। एकदम जान लेना है, कहाँ है? 110 में। और उसमें क्या कहता है? धन विधेयक, मान लें कि टैक्स में कमी करना हो या बढ़ाना हो, या सरकार के खर्चा को बढ़ाना हो, या सरकार को ऋण लेना हो, तो ये सारे विषय से संबंधित विधेयक जो होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा, याद रखिएगा। और धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, पहले अनुमति ले लिया जाता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति ही आदेश देता है कि जाओ धन विधेयक पेश करो,
कहा करता है तो लोकसभा में, याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं होगा। दोनों में किसी सदन में नहीं होगा, एक ही में होगा, लोकसभा में, याद रखिएगा। तो ध्यान में रखेंगे, लोकसभा में पेश किया जाता है और इसमें अंतिम निर्णय भी लोकसभा लेता है, याद रखिएगा। राज्यसभा जाएगा, 14 दिन रोक लेगा, वो उसमें संशोधन करेगा यदि राज्यसभा, तो लोकसभा नहीं मानेगा। 14 दिन रोक लिया तो मान लिया कि राज्यसभा पास कर दिया, यानी राज्यसभा को धन विधेयक को लेकर किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है। और एक चीज और रखिएगा, और पूछेगा कि यदि धन किसी बिल को तो राष्ट्रपति को भेजता है साइन करने के लिए, तो एक बार लौटा सकता है, लेकिन यदि धन विधेयक हो और राष्ट्रपति के पास चला गया साइन के लिए, तो दोबारा वो नहीं लौटाएगा, याद रखिएगा। हर हाल में साइन करना होता है, ये ध्यान में रखिए। ये सिग्नेचर किया हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले वो आदेश दे चुका है। पूर्व अनुमति से ही विधेयक को पेश किया गया है, तो अधिनियम बनाते समय ऑलरेडी वो दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। बहुत बढ़िया आरती कुमारी। चलो, तो इस प्रकार से धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत हो गया, राज्यसभा में नहीं लोकसभा होगा। दूसरा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत बात है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, गलत बात है। लोकसभा में किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कौन सही हो गया 246 का? तो बी हो गया, और आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है कहां? तो नए राज्यों के गठन होता है, उसकी चर्चा कहां? तो ऑलरेडी आर्टिकल 3 में, भाग 1 में, अनुसूची 1 में। आर्टिकल 3 में कहता क्या है कि मान लिया कि हमको मिथिला को नया राज्य बनाना है बिहार से, तो राष्ट्रपति एक प्रस्ताव ऑलरेडी अध्यादेश, राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा कि मथुरा जैसा क्षेत्र को राज्य बनना चाहिए, और यह अधिसूचना से संबंधित विधेयक बिहार विधानसभा में पेश किया जाएगा, और बिहार विधानसभा पेश करे तो पास करे चाहे नहीं, किसी भी हालात में यदि संसद के पास ये पहुंच गया और केंद्र बनाना चाहती है मिथिला को राज्य, तो संसद से यदि पारित हो गया तो हर हाल में मिथिला राज्य बनकर रहेगा, याद रखना है। जैसे झारखंड का निर्माण होना था 2000 में, लालू यादव क्या बोला कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी, अलग नहीं राज्य बनेगा। बोल तो दिया, लेकिन बाद में उसको लगा कि हम विरोध भी कर देंगे तो केंद्र पास करिए देगा और राज्य बनिए जाएगा। बाद में झारखंड में किस मुंह से किस मुंह को लेकर जाएंगे झारखंड के पास वोट मांगने? इसीलिए वो आदमी वो भी मुकर गया, अब पीछे हट गया अपना प्रतिज्ञा से, और अंततः विधानसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, और भारत का 28वां राज्य झारखंड बन गया। तो इसी तरह से कहता है, क्या कहता है? कहता है नए राज्यों के गठन का चर्चा कहां? तो आर्टिकल 3 में, भाग 1 में, अनुसूची 1 में, आर्टिकल 3 में, नए राज्य का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, ये सारे विधेयक पास कहां होगा? तो संसद में, तभी नया राज्य का निर्माण होगा। विधानसभा का कोई विशेषाधिकार नहीं है इसमें। चलो, उत्तर 247 का क्या हो गया? संसद में शक्ति निहित है, बिल्कुल सही। अगला, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है। एक वैसा सिस्टम जिसमें नेगेटिव वोटिंग नहीं दिया जाता है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और ऑलरेडी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मान लिया कि दो कैंडिडेट खड़ा हो, तो ऐसा नहीं कि एगो को वोट देंगे एगो के नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे पसंद करते हैं उस पर हम 1 लिखेंगे और जिसको पसंद नहीं करते हैं उसको हम उसके स्थान पर हम 2 लिखेंगे। यानी सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी कौन, जिसे हम पसंद कर रहे हैं। तो पसंदीदा कैंडिडेट के लिए नंबर 1 रखा जाता है। इसी तरह से वोटिंग चलता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई भी राष्ट्रपति कैंडिडेट 50% से अधिक वोट नहीं ले आता। 50 + 1 100 वोट है तो उसमें 51 वोट लाना होगा, तभी याद रखिएगा। तो बहुत बढ़िया, ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़ी बात। चलो, तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो सी उत्तर हो जाएगा, पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब कितना हो सकता है, जल्दी बताओ जी। अधिकतम 550 सर। बहुत बढ़िया, 543। 550 याद रखिएगा। कैसे? पहले कितना 552 होता था। अधिकतम पूछ रहा है, याद रखिएगा, अधिकतम। अभी वर्तमान में पूछ रहा, अधिकतम पूछ रहा कितना हो सकता है, तो होगा 552 होता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हट गया तो 550 हो जाएगा। वर्तमान में पूछता तो 543 होता। 530 राज्य से, 13 संघशासित राज्य से। संघशासित राज्य के लिए कितना, तो 20, लेकिन वर्तमान में कितना है, 13, याद रखिएगा। इस आधार पर 530 + 13 = 543, और ये सही बात है। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा, 500। 2000 ईस्वी के 2020 के पहले क्या होता, 552। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है। यह निर्धारण कब तक, 1971 के। हाँ, यह कब तक रहेगा, तो ये 2026 तक रहेगा। 2026 तक किसी भी राज्य में लोकसभा सीट बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, परिसीमन जैसी होगा, जनगणना परिसीमन हुआ कि 2029 में जो चुनाव होगा उसमें सीट बढ़ा होगा, याद रखिएगा। लोकसभा में आज 543 है, तो हो सकता है 888 हो जाए, याद रखिएगा। तो सीट बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। तो जनसंख्या बढ़ गई तो एक सांसद पर प्रेशर बढ़ गया है जनसंख्या का, तो और सांसद दोगे तब तो। चलो, तो ये क्लियर हो गया हमारा। 250 कहता है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ये क्लियर। 250 लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर हुआ और निर्धारण कब तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक रहेगा। 2026 में चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो, 91वें संविधान संशोधन 2000 में मिस्टर वाजपेयी ने कहा कि अगले 2026 तक संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होने वाली है। तो उसी को अभी तक फॉलो होते आ रहा है, लेकिन 2029 में चेंज हो जाएगा, ये सीट बढ़ जाएगा, नेताओं को बल्ले बल्ले हो जाएगा। नेक्स्ट 252, 251,
निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य सर्वाधिक है? तो तनी ध्यान दे दीजिए। बिहार में कितना? तो 40। राजस्थान में कितना? तो 25। मध्य प्रदेश में कितना? तो 29। छत्तीसगढ़ में कितना? तो 11। उड़ीसा में कितना? 21। यूपी में लोकसभा सीट कितना? 80। दिल्ली में कितना? 7। पंजाब में कितना? 13। महाराष्ट्र में कितना? 48। तमिलनाडु में कितना? 39। तो सर्वाधिक कहां हो गया? सर्वाधिक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश 80, याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? बिहार 40। बिहार। तो बिहार उत्तर हो जाएगा। पच्चीस है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 252। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई, याद रखिएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत यहां नहीं होना चाहिए, यहां गणतंत्र भारत होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री जो था के षणमुखम सेठी था, याद रखिएगा। ये गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री है। ये स्वतंत्र को गणतंत्र कीजिए आप, तब ठीक होगा। क्योंकि षणमुखम सेठी का इसमें नाम नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन मंत्री था? तो शिक्षा मंत्री था, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह कौन मंत्री? सरदार बलदेव सिंह जो मंत्री जो थे वो ऑलरेडी रक्षा मंत्री थे, याद रखेंगे, रक्षा मंत्री। और जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, याद रखिएगा। और पूछेगा खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान में रखना है। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो 252 का उत्तर हो जाएगा बी। 252 क्या होगा? बी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट 253। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रफी अहमद किदवई कौन मंत्री थे जी? तो संचार मंत्री थे, याद रखिएगा, पहला। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? तो पहला स्वास्थ्य मंत्री थी देश का, याद रखिएगा। और जयराम दास दौलतराम कौन? बिहार का पहला गवर्नर, याद रखिएगा, जयराम दास दौलतराम। तो चारों क्लियर हमारा हो गया। 253 का हो गया उत्तर डी। 254। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो विधानसभा का गठन 170 के तहत किया जाता है। 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। 171 में विधान परिषद संरचना की चर्चा है। आज 174 में विधानसभा को सत्रावसान, सत्राहुति और संचालन का चर्चा है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन है?
तो 2 सदन की बात है तो ऑलरेडी हमारा 6 राज्य ऐसा है जहां पर 2 सदन है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया बिहार, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया तेलंगाना और छठा हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य है जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद है, याद रखिएगा। कितना राज्य? तो 6 राज्य ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा इंडियन पॉलिटी का सर तीसरा क्या बोले? फर्स्ट फेज समाप्त हो गया। पहला फेज समाप्त हो गया जिसमें हमने 250 क्वेश्चन तो बहाना था, लेकिन 250 गुना 10 कर दीजिए तो 2500 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन इंडियन पॉलिटी में कर दिया। और 2500 क्वेश्चन करने के बाद आप आधा पॉलिटी का ज्ञान आपके पास हो गया है, याद रखिएगा। लगभग 40 से 50% पॉलिटी का ज्ञान आपके पास हो गया है, याद रखिएगा। तो ध्यान में सर तो इसका आंसर क्या हो गया? किसका आंसर? किसका? 255 का। जब सब चीज तुमको बताइए दिए तो फिर पूछ रहा सीता कौन थी सर? यार मैंने बताया, बी है बी। मैंने बताया 6 राज्य जहां पर विधानसभा विधान परिषद है, तो तुम उसको छाटो तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक है, ये है। मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तर मध्य प्रदेश नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो गया? बी, याद रखना है। और आज तक जो हमने पॉलिटी डिस्कस किया आपको ऑलरेडी पॉलिटी डिस्कस किया, उसका टेस्ट हम संडे को लेंगे। और आप लोग टेस्ट सर ऑनलाइन की ऑफलाइन? और टेस्ट से आप लोग भागेंगे नहीं, सूचना दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी इसका टेस्ट से पता चलेगा ऑनलाइन लेंगे आप? कि आपकी क्षमता क्या है। और सर ऑनलाइन लेंगे आप? ऑलरेडी मैसेज दिया जाएगा, मैसेज दे दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना है, इसका टेस्ट संडे को होगा। कल सैटरडे 65 क्वेश्चन था जून में, जिसको हमने 25 कर लिया है, और 25 और लगभग 40 क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है, यानी 400 क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसको कल हम डिस्कस करेंगे। और समझ जाइए क्या हम दे रहे हैं आपको। आज एग्जाम था इन कॉलेज में इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का, और जून में जो हमने करंट अफेयर आपको दिया है, इंटरनेट पे देखिए पढ़ा होगा वो क्वेश्चन, मिलाइएगा आप। जून से लगभग करंट अफेयर 50 में ऑलरेडी कम से कम 6-7 करंट अफेयर दे दिया है, यही सोच लीजिए 1 महीना से, जो आपके सेट से डायरेक्ट है, जो जून में हमने दिया है। तो समझिए कि कलेक्शन क्या है आपका। तो इसको ध्यान में रखकर स्टडी कीजिएगा। दैट्स ऑल। आज की सभा यही समाप्त होती है, कल हम लोग करंट अफेयर करेंगे। लेट इट बी नाउ। थैंक यू सर। जय हिंद। चलिए। जय हिंद।